Hello friends, this is Farhan Beg. Today's our topic is nationalism and the imperialism. इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन करूंगा कि imperialism और नेशनलिज्म के बीच में क्या रिलेशन है। इसका समझना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को पहले समझने से पहले नेशनलिज्म मैं आपको बता चुका हूँ सारी दुनिया में क्या था कि जैसे हम यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के अंदर छोटे 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 स्टेट्स थे जो कि एक जैसी भाषा बोलते थे और एक जैसे एथनिसिटी के लोग थे, यानी कि एक जैसे उनके कल्चर थे, सब कुछ एक था। नेशनलिज्म की अगर सिंपल सी परिभाषा दूं मैं आपको तो इसका मतलब ये है कि एक जैसे दिखने वाले लोग या एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, एक एक जगह पर कलेक्टिवली रहना चाहते हैं, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, समझ गए ना, ये है नेशनलिज्म। लेकिन नेशनलिज्म की वजह से हुआ क्या, यूरोप के अंदर जो जितने भी देश एक हुए, छोटे छोटे राज्य एक हुए, सेम एथनिसिटी वाले या सेम कल्चर वाले, वो सब हो गए बहुत ज़्यादा पावरफुल। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तब क्या होगा, आप जो छोटे छोटे मुल्क हैं, जो आपके आसपास या आपसे दूर दराज जो छोटे मुल्क हैं, यानी कि जो कमज़ोर हैं आपके कंपैरिजन में, भले ही जोग्राफिकली वो आपसे बड़े ही क्यों ना, जैसे ब्रिटेन के मुकाबले इंडिया बहुत बड़ा मुल्क था, लेकिन फिर भी ब्रिटेन क्या था, ज़्यादा पैसा और पावर, हथियार होने की वजह से ताकतवर था और इंडिया जैसी कंट्री को अपने अधीन कर लिया, अपने डोमिनेशन में ले लिया था। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एरिया में आप छोटे हैं या बड़े, यहाँ पे बात हो रही ताकत की। ठीक है, ताकत में कौन बड़ा होगा, वो छोटे मुल्कों को अपने में मिला लेगा। ठीक है, ये क्या है, इम्पीरियलिज्म। अगर कोई ताकतवर कंट्री किसी कमज़ोर मुल्क को अपने में मिला लेती है तो ये क्या है, इम्पीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद। ये है जो बड़ी वाली पावर है, ये है इम्पीरियलिस्टिक पावर। और जो छोटा वाला कमज़ोर मुल्क है, ये कहलाता है कॉलोनी। ध्यान से सुन लीजिए, जो बड़ा मुल्क है ये एक इम्पीरियलिस्टिक पावर है, एक साम्राज्यवादी ताकत है। और जो छोटा मुल्क है जिस पे ये अपना डोमिनेंस रख रहा है, अपना डोमिनेंस प्रभुत्व अपना जमा रहा है, अपना इन्फ्लुएंस जमा रहा है, ये क्या है, छोटा वाला मुल्क एक कॉलोनी है बड़े इम्पीरियलिस्टिक पावर की। समझ गए ना, उपनिवेश है ये, छोटा वाला मुल्क उपनिवेश है साम्राज्यवादी ताकत का। आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद ज़रूरी था। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे क्योंकि नेशनलिज्म ही की वजह से ही इम्पीरियलिज्म बढ़ेगा, क्योंकि लोग क्या हुए, एकजुट हुए, एकजुट होने की वजह से ताकतवर हुए, जिसकी वजह से इम्पीरियलिज्म को बढ़ावा मिला और ताकतवर मुल्कों ने कमज़ोर मुल्कों को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, उनको अपने अधीन करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, ये इन दोनों का अलाइनमेंट है, यानी इन दोनों का आपस में साठगांठ है, ऐसा समझ लीजिए। राष्ट्रवाद की वजह से ही इम्पीरियलिज्म बढ़ा था। चलिए अब हम चैप्टर में आ जाते हैं। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें 1975 के बाद, ठीक है, सॉरी 1975 नहीं, 1875 के बाद अगर हम बात करें, जो लास्ट क्वार्टर था पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है, 19th सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर है, यानी 1875 के बाद क्या होता है, नेशनलिज्म के जो सेंटिमेंट्स है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, जिसके जो आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे, ये बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इनकी अब वो बात नहीं रहती इनके अंदर जो कभी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी हुआ करता, यानी कि जो 1850 से पहले जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में तेज़ी से पनप रही थी, वो 1875 के बाद उतनी तेज़ी से लोगों में नहीं पनपती है। और ये आइडिया कैसा होता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, नैरो होना शुरू हो जाता है और बहुत इसके लिमिटेड एंड्स रह जाते हैं, यानी कि बहुत ही कोई इसमें ज़्यादा ताकत नहीं रह जाती। यानी कि नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स जो जिस वजह से पहले बढ़ रहे थे, वो अब लोगों में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो बिलीफ है, क्रीड है, क्रीड से मतलब है कि फेथ है नेशनलिज्म के ऊपर लोगों का, ये बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लीजिए। आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स का मतलब है जो आदर्शवादी लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे, यानी कि लोग उदारवादी लिबरल जो खुले ख्यालातों वाले थे, लोग क्या चाहते थे कि भाई लोग सब के बाद पॉलिटिकल राइट्स हो और सब क्या हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो, एक लोकतांत्रिक सरकार हो, उसमें लोग जिए। ये जो आइडियाज़ हैं अब काफ़ी कम हो गए थे लोगों में, ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस दौरान क्या होता है, जो नेशनलिस्ट ग्रुप है वो काफ़ी इनटॉलरेंट हो जाते हैं
एक दूसरे के प्रति। जैसे कि मैंने आपको बताया, जर्मनी एक बड़ी ताकत बन गया था यूनिफिकेशन के बाद, इटली एक बड़ी ताकत बन गया था, ऐसे ही फ्रांस बड़ी ताकत था, रशिया बड़ी ताकत था। जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे जो एक नेशन स्टेट में तब्दील हो गए थे, ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं अब, और हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं जंग करने के लिए। जो मेजर यूरोपियन पावर्स हैं, इन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म के जो सेंटिमेंट्स थे, जो एस्पिरेशंस थी, आकांक्षाएं थी, उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। इसका यानी इन्होंने नेशनलिज्म को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर लिया, जिससे कि एक बड़ी इम्पीरियलिस्टिक पावर बन सके और अपना जो इम्पीरियलिस्टिक एम है इसको पूरा कर सके, अपने साम्राज्यों को एक्सपेंड करने के लिए। समझ रहे हैं ना? यानी पहले ये एक हो रहे थे क्योंकि कमज़ोर थे, इसलिए एक हो रहे थे, राष्ट्रवाद की भावना इनमें उमड़ रही थी इसलिए क्योंकि ये कमज़ोर थे। लेकिन जब ये ताकतवर हो गए, एकजुट हो गए, तब ये क्या करेंगे, इम्पीरियलिस्टिक बन जाएंगे, ये अपने साम्राज्यों को एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इन सब के बीच में काफ़ी राइवलरी चल रही थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सीरियस टेंशन थी पूरे यूरोप के अंदर 1871 के बाद, वो थी बॉल्कन स्टेट्स के अंदर। बॉल्कन रीजन क्या है, यहाँ पर ये छोटे छोटे जोग्राफिकल यूनिट्स हैं, यानी कि छोटे छोटे देश आएंगे बहुत ही, ठीक है, एरिया में, एक छोटे से एरिया के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर एथनिक वेरिएशन है, यानी कि अलग अलग कल्चर के या अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। मॉडर्न डे मैप में अगर हम देखेंगे, जैसे रोमानिया है, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना या स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, यहाँ के जो निवासी हैं ये कहलाते हैं स्लेव्स। स्लेव्स नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, स्लेव्स से, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। स्लेव्स क्या है, एक एथनिसिटी है। जैसे हम इंडिया के लोग इंडियंस कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं, वैसे ही जो बॉल्कन स्टेट्स में लोग रहते हैं वो कहलाते हैं स्लेव्स। या मैप से आप देख लीजिए यूरोप के, तो आपको बहुत अच्छे से ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये पूरा यूरोप का मैप है, और उस यूरोप के मैप के अंदर ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये कहलाता है बॉल्कन स्टेट्स। इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे स्टेट्स हैं, यानी काफ़ी छोटे छोटे देश हैं जिनकी अपनी अपनी अलग भाषाएं हैं, कल्चर हैं और अपना अपने ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को आपस में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया था रोमानिया है, ठीक है, ये बल्गारिया है, ये ग्रीस है, मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, सर्बिया है, स्लोवानिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, और ये क्या है, बोस्निया हर्जेगोविना है। और ये सब लगभग सभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, जितने भी स्टेट्स यहाँ पर हैं। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा बॉल्कन स्टेट्स क्या है। ये यूरोप के अंदर पूरा बॉल्कन स्टेट्स हैं। अब हम चैप्टर में आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि एक लार्ज पार्ट जो होता है बॉल्कन स्टेट्स का, आपने देख लेना ध्यान से, ये किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। और जो आइडिया था रोमांटिक नेशनलिज्म का, यानी कि जो रोमांटिक लोग थे अपने पेंटिंग्स के ज़रिए, अपनी आर्ट्स, अपनी ड्राइंग्स के ज़रिए, अपने म्यूज़िक, अपने सॉन्ग्स, या जो जगह जगह स्टेज प्रोग्राम्स, प्लेस वगैरह हो रहे थे, इसके माध्यम से राष्ट्रवाद की जो भावना उजागर हो रही थी पूरे बॉल्कन स्टेट्स के अंदर, और डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा था ऑटोमन एम्पायर का, इसकी वजह से ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन से मतलब जो पूरा एरिया बॉल्कन स्टेट्स का था ये लगभग कभी ऑटोमन एम्पायर के अधीन था, और ये छोटे 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 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में ब्रेक होना, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है और ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से ये एरिया और ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। अब क्यों हो जाता है अभी देखते हैं। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर क्या करता है, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है पूरी 19th सेंचुरी में, थ्रू मॉडर्नाइजेशन लेकर आता है यहाँ पर, और इंटरनल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करता है। मॉडर्नाइजेशन से मतलब कि पहले यहाँ पर शरिया का कानून लागू था, पूरी मुस्लिम हुकूमत थी, तो यहाँ पर कुछ ये रिलैक्स कर देते हैं, कुछ जैसे महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए कुछ चीज़ें रिलैक्स कर देते हैं, कुछ पाबंदियाँ यहाँ पर कम कर दी जाती हैं, और यहाँ पर इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए जाते हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स आप समझ गए, कुछ सुधार भी लाए जाते हैं, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगती ऑटोमन एम्पायर को। वन बाय वन, एक के बाद एक क्या होता है, यूरोपियन नेशनलिटीज़ जितने भी थे, यानी कि जितने भी नेशंस जो ऑटोमन एम्पायर के अधीन थे, वो क्या करते हैं, इनके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। क्या होता है, द बाल्कन पीपल बेस्ड ऑन देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स
अब ये बाल्कन स्टेट जितने भी हैं ये अपने इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं और नेशनलिटी यानी राष्ट्रता की, यानी एकजुट होकर ये एक राष्ट्र की तरह रहना चाहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, अपने इतिहास को बताते हैं लोगों को कि कभी हम क्या थे, एक इंडिपेंडेंट हुआ करते थे और हम पे जो फॉरेन रूल है ये कभी भी हुआ नहीं करता था, यानी कि जो बाहर की ताकतें हैं वो हम पर रूल नहीं करती थी, हम कभी फ्री थे, आज़ाद थे और हमें इन बाहर की ताकतों को यहाँ से हटा देना चाहिए। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, जितने भी नेशनलिटीज़ होते हैं, राष्ट्र होते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं ऑटोमन एम्पायर के प्रति और क्या करते हैं, अपना स्ट्रगल शुरू कर देते हैं अपने लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, जो ये अपनी कभी आज़ादी खो चुके थे उसके लिए ये क्या करते हैं, संघर्ष शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, एज द डिफरेंट स्लैविक नेशनलिटी स्ट्रगल्ड, जैसे जैसे ये अपना स्लैविक नेशनलिटी यानी कि जितने भी बॉल्कन स्टेट्स हैं अपना संघर्ष स्ट्रगल शुरू कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए, अपने आज़ादी के लिए, बॉल्कन एरिया और ज़्यादा इंटेंसली कन्फ्लिक्टेड हो जाता है, यानी पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर ये एरिया काफ़ी एक्सप्लोसिव हो जाता है। बॉल्कन स्टेट्स वर फेयरसली एचएलएस, ये क्या करते हैं, जितने भी बॉल्कन स्टेट्स थे जिनको भी मैंने अभी आपको ऊपर मैप में दिखाया थे, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलसी रखते थे और हर एक कोशिश करता था एक दूसरे पर टेरिटरी को कैप्चर करने की और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की। ठीक है, हर किसी की कोशिश रहती है कि दूसरे की टेरिटरी हड़प ली जाए। लेकिन ये मैटर्स क्या होता है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब बैल्कन स्टेट्स की जो राइवलरी होती है वो बिग पावर्स की नज़र में आ जाती है, यानी कि बिग पावर्स जो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी हैं, उनकी नज़र में जैसे ही आते हैं ये एरिया और ज़्यादा क्या होता है, डेंसली कन्फ्लिक्टेड हो जाता है। अब यहाँ क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो इंटेंस राइवलरी फैली हुई थी यूरोपियन पावर्स के बीच में, किस चीज़ को लेकर, ट्रेड, यानी कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी कॉलोनीज बढ़ाने के लिए, कॉलोनीज तो समझ ही गए होंगे सभी लोग, मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और अपनी नेवी को बढ़ाने के लिए और अपनी मिलिट्री माइट को बढ़ाने के लिए, मिलिट्री ताकत को बढ़ाने के लिए सभी यूरोपियन स्टेट जो ताकतें हैं उनके अंदर काफ़ी दुश्मनी पैदा हो जाती है और दीज रेवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे बॉल्कन प्रॉब्लम्स अनफोल्डेड। और ये दुश्मनी जो होती है यूरोपियन पावर्स के बीच में और ज़्यादा बढ़ जाती है जब बॉल्कन स्टेट्स की प्रॉब्लम इन लोगों के सामने उभर कर आती है। ठीक है, अब ये जो लड़ रहे थे बॉल्कन स्टेट्स, इसकी वजह से क्या होता है, रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये क्या चाहते हैं, ये कंट्रोल चाहते हैं पूरे बॉल्कन स्टेट्स के अंदर, अपना अपना प्रभुत्व चाहते हैं और पूरे स्टेट को अपने में मिलाना चाहते हैं। इसकी वजह से अब इन सब में और ज़्यादा वॉर्स शुरू हो जाते हैं। दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे जो यूरोप है इसके अंदर सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो जाती है और ये फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाती है। जो सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो जाती है अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, टेरिटरी एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, फाइनली इसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक हो जाता है। और जो नेशनलिज्म है जिसका अलाइनमेंट था इम्पीरियलिज्म के साथ, मैंने बताया नेशनलिज्म की वजह से ही इम्पीरियलिज्म बढ़ा। ठीक है, इससे क्या होता है, डिज़ास्टर शुरू हो जाता है, तबाही शुरू हो जाती है 1914 में पूरे यूरोप के अंदर। बट मीनवाइल इसी दौरान क्या होता है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ होती हैं दुनिया भर की जो कि एक कॉलोनीज़ थी यूरोपियन पावर्स के अधीन, 19th सेंचुरी में इन सब ने क्या किया, अपोज करना शुरू कर दिया सभी इंपीरियल डोमिनेशन को। यानी जितने भी जो जैसे ब्रिटेन या जर्मनी जैसे जो बड़े बड़ी ताकतें थी रूल कर रही थी, जैसे इंडिया पे ब्रिटेन का हुकूमत थी, ऐसी जर्मनी में जर्मनी की हुकूमत कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर थी। ठीक है, तो उन सब में जगह जगह क्या हुआ, मूवमेंट शुरू हो गए, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स यहाँ पर शुरू हो गए और डेवलप्ड एवरीवेयर फॉर द नेशनलिस्ट, और हर जगह राष्ट्रवादी जो सेंटीमेंट्स थे वो अब उभरना शुरू हो गए थे। ये सब क्या चाहते थे, एकजुट होना चाहते थे। ठीक है, और इन्होंने इसके लिए क्या किया, स्ट्रगल शुरू कर दिया अपने इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाने के लिए। और जो ये सभी के सभी जो स्टेट्स हैं, जैसे देश हैं, जैसे इंडिया या साउथ अफ्रीका जो कि कभी कॉलोनीज थे ब्रिटेन की, ये सब इंस्पायर हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से। यानी कि ये चाहते हैं हम सब में एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी आ जाए। यानी कि ऐसा समझिए कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है या बंगाल है, सब अलग अलग स्टेट्स हैं, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी सबकी नहीं थी। लेकिन जब सब में राष्ट्रवाद की भावना उजागर हुई तो सबने समझा कि हम सब भारतीय हैं, हम सबको एक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी सब में जाग गई और जिसकी वजह से क्या हुआ, सबने मिलकर सामना किया, कन्फ्रंटेशन किया इंपीरियलिज्म का।
जो बड़ी ताकत हमारे यहाँ रूल कर रही थी ब्रिटेन, उसका सबने मिलकर सामना करा और यहाँ से इसको उखाड़ फेंका। ठीक है, एकजुट होगा। अब जो आइडियाज़ है नेशनलिज्म के यूरोप के अंदर, जैसे कि जो राष्ट्रवाद की भावना यूरोप के अंदर थी, वर नो वेयर रेप्लिकेटेड। अब ये कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही है। समझिए क्या मतलब है कि यूरोप के अंदर क्या थे, एक जैसी एथनिसिटी वाले या एक जैसे दिखने वाले लोग एकजुट हो गए थे एक बड़ी ताकत बनने के लिए। अब यहाँ पर जो नेशनलिज्म के जो सेंटिमेंट्स हैं ये बदल गए हैं, वो अब बड़ी ताकत बनने के लिए एकजुट नहीं हो रहे हैं। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं अब क्या है, जैसे इंडिया या साउथ अफ्रीका के या जो भी कॉलोनीज थी, यहाँ के लोग एक स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म देख रहे हैं, यानी कि इनके लिए नेशनलिज्म के मायने बदल गए हैं। ये एकजुट हो रहे हैं एक बड़ी ताकत बनने के लिए नहीं, ये अपनी इंडिपेंडेंस के लिए एकजुट हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए सब में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आ रहा है। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। जो आइडिया है सोसाइटीज जो ऑर्गेनाइज हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं एक नेशन स्टेट्स बनाने के लिए, सभी जगह की सभी देशों में जो भी कॉलोनीज थी, अब ये एक्सेप्ट किया जाने लगा नेचुरल, यानी कि सबको लगा कि यार स्वाभाविक है, ये सब नेचुरल है, सबको एक होना ही चाहिए, जो एक जैसे दिखने वाले या एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग हैं। और ये सब यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाने लगा 19th सेंचुरी के बाद। ठीक है, 20th सेंचुरी तक आते आते सबको ये इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा यूनिवर्सली। ठीक है, तो उसके बाद ज़्यादातर देश जो थे वो आज़ाद होना शुरू हो गए। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे रखी है, ज़रा इसको देख लीजिए। यहाँ पे पिक्चर के जो ऊपर टॉप मोस्ट में यहाँ दे रखा है, एंजल्स आपको दिख रही हैं जिनके हाथ में फ्रीडम का बैनर है। ठीक है, बैनर ऑफ फ्रीडम है। और यहाँ पर आपको दिख रही हैं ब्रिटेनिया, ये ब्रिटेन को शो किया गया है, जो कि ग्लोब पर बैठी हुई है, दुनिया के नक्शे पर बैठी हुई है, दुनिया के ऊपर बैठी हुई है। और इस पर ये दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर कि इनके हाथ में एक झंडा है, विजय का झंडा। ठीक है, विक्ट्री का, ट्रायम्फ का झंडा है, यानी कि ये विजय, पूरी दुनिया पर विजय करने के बाद इस पर बैठी हुई है ब्रिटेनिया, यानी ब्रिटेन को इससे शो किया गया है। और यहाँ पर जो आपको एलिफेंट या टाइगर या प्रिमिटिव लोग या आदिवासी लोग दिख रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कॉलोनीज, उन कॉलोनीज़ को जो कमज़ोर मुल्क इनके अधीन थे, इनकी कॉलोनीज़ थे, उनको शो कर रहे हैं। यानी कि ये आप देखिए पूरी दुनिया का मैप यहाँ बना हुआ है और इस मैप के अंदर ये दिखा रखा है कि ब्रिटेन कितना ताकतवर था और ब्रिटेन का जो था प्रभुत्व, इन्फ्लुएंस दुनिया के हर हिस्से पे था, हर कोने पे था। तकरीबन 64 कंट्रीज़ जो थी इनके अधीन थी, ब्रिटेन के अधीन थी। कहा ही जाता है कि ब्रिटेन के साम्राज्य के अंदर सूरज कभी अस्त नहीं होता था, सूरज कभी डूबता नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर एक जगह डूबेगा तो दूसरी जगह वो उगेगा ही, तो इनके साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। ठीक है, तो इस तरीके का इनका जो पिक्चर शो करी गई है, इसके ज़रिए यहाँ पर ब्रिटेन का जो है वो नेशनल प्राइड शो करने की कोशिश की गई है, यानी कि इनका जो राष्ट्रीय गौरव है उसको दर्शाने की इस पेंटिंग के द्वारा, पेंटर के द्वारा, आर्टिस्ट के द्वारा कोशिश की गई है। तो उसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ।